अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। ईरान और इजराइल के बीच में हम वापस कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, मगर ये रातों रात शुरू क्यों हुआ? रिटेलिएशन में ईरान कैसा जवाब दे रहा है इजराइल को, और इजराइल का अगला नक्शा प्लान क्या रहेगा, हम आपको इस वीडियो में बोलते हैं। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. क्या ये सडन हमला था या प्री प्लान कॉन्फ्लिक्ट करने की तैयारी थी? वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि हम आम शब्दों में, आम लफ्ज में ऐसे बातें आपको बोलेंगे जो कि कोई नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी अगर रहा तो वो बस चंद मिनटों में समझ जाएगा। देखो, ये हिस्सा शुरू हुआ था जून 13 को। इजराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था विद द नेम ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसमें इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और ऑफिशियल्स को टारगेट किया था, और यह भी क्लेम किया था कि उसने IRGC के कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहे थे। देखो, मेन गेम न्यूक्लियर की तरफ ये वीडियो एंड तक देखने के बाद ही आपको मालूम होता कि असल गेम है क्या। ईरान को अगर ये लोग मिलिट्री USA के धमकियां और मिसाइल से अगर नहीं गिरा पाए तो वो लोग ईरान के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहेंगे। वो कैसे लाएंगे मैं वो भी बोलूंगा आपको। रिटेलिएशन में ईरान क्या करता है, 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजरायली सिटीज पे छोड़ता है। तेल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, बतियाम के ऊपर, और हेवीएस्ट डायरेक्ट वॉर करता है, जो कई सारे सालों से अगर गौर किए तो कोई इतना बड़ा हमला इजराइल पे नहीं किया था। हादसे दोनों तरफ हुए। इजराइल में जो हादसे ज्यादा से ज्यादा हुए वो छुपे हुए हैं, क्योंकि वहाँ के रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ रहे। ईरान ने डिक्लेयर किया कि 200 से ज्यादा लोग मर गए, 12 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। देखो, अब शॉकिंग बात क्या है, जब इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांडर्स को मारना ही था तो ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा था US और ईरान के बीच में? आप लोगों को मालूम है, ओमान में एक न्यूक्लियर नेगोशिएशन प्रोग्राम हो रहा था जिसमें US और ईरान मिल के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करने वाले थे, और उसी से पहले इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया और टॉप साइंटिस्ट मारा। बहुत अजीब सी गेम है ये। US से डिप्लोमेटिक बातें करा रहे और यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करा रहे। इजराइल अभी किसी की सुनना नहीं चाह रहा, मगर जब इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो पूरे दुनिया से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। जैसे इजराइल के ऊपर हमला होता है, G7 के कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, ऑस्ट्रेलिया सब आके ये बातें इशू करते हैं कि ये मामला सहम जाए, ईरान और इजराइल दोनों मिलके हमले को रोक दे। देखो, गाजा में दिन रात लोगों की हत्या होते रहती है, दिन रात ये लोग मारते, रेफ्यूजी कैंप्स पे भी हमला करते, नॉर्मल बिल्डिंग्स पे मारते, बोलते नहीं अंदर कोई ना कोई स्पाई था उसको हम निकाल के मार रहे। ये पूरे बिल्डिंग्स गिरा दिए। एक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग करे ये लोग। एथनिक क्लेंजिंग करने के बाद फॉरेन एड तक नहीं पहुंचने दे रहे, नॉट बाई ग्राउंड, नॉर बाई एयर, नॉर बाई सी, कहीं से भी ये लोग लोगों को खाना तक नहीं पहुंचने दे रहे। 4-5 दिन से बच्चे भूखे रह रहे वहां पे। ये बुरी हालत है, और बस ईरान थोड़ा रिटेलिएशन करता है, छोटे बच्चों के साथ रोना इजराइल शुरू कर देता है। इजराइल को पहले ही प्रॉब्लम था ईरान से, जो कि यमन में हूती बैकड बाई ईरान थे, लेबनान के रेबल्स बैकड बाई ईरान आर्मी थे। उन सब से इजराइल पहले से ही चिढ़ा हुआ था। अगर एक तरीके से देखा गया तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, हर तरफ से इजराइल को मारा ही पड़ रहे थे। बीच में शॉकिंग सी बात यह है कि जॉर्डन इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं करा। जब ईरान के ऊपर ये मिसाइल्स, ड्रोन्स आ रहे थे तो उस मामले में जॉर्डन इंटरसेप्ट नहीं करा। तो ये बीच में एक तरीके से क्या हो गया, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह सब प्रोटेक्ट कर रहे इजराइल को। ये खुली बात आप सबको मालूम है। अब इजरायली रिपोर्टर्स एक नया तमाशा शुरू करे। ये लोग बोले कि जब इजराइल तुम्हारे कमांडर को मारा तो हमारे सिविलियंस को क्यों मार रहे? गाजा में भी अगर इनको हमास को मारना है तो ये वहां के गाजा के सिविलियंस को क्यों मार रहे? रही बात, याद है आप लोग को हिरोशिमा नागासाकी में जो वाकया हुआ था, वहां पे जापानीज एयरप्लेन्स आके US के मिलिट्री के शिप्स को मारे थे। उल्टा US क्या जवाब दिया था? US सीधा वहां के आम लोगों के ऊपर बमबारी कर दिया था, जिसका नाम हिरोशिमा नागासाकी है, और जिसकी वजह से आज तक रेडिएशन है। तो ये इजरायली लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग सिविलियंस को हमारे मारे, हम तो उनके कमांडर्स को मारे। अगर देखा गया तो यहाँ भी ईरान जो की टारगेट्स करा हुआ था वो इनके कैपिटल, फाइनेंशियल बिल्डिंग्स पे और ऑयल रिफाइनरी पे ये टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल्स मारा था। मैं दोनों के मिसाइल्स के भी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा कि कैसा इजराइल का मशहूर आयरन डोम ये मामले में भी फेल हो गया। हथियार सब कंट्री में, मगर वो लोग वक्त आने पे यूज कर रहे हैं। अब देखो, जब इजरायली आर्मी, ये मुसाद एजेंट्स, ये सीक्रेट स्पाइस जब ईरान पे हमला कर ही रहे तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनके हायर ऑफिशियल कमांडर्स के लोकेशन कहाँ से मालूम पड़े? ये कभी आप लोग सोचे? हाँ, नो डाउट भाई, पेगासस सॉफ्टवेयर रहेगा इनके पास कई सारे साइबर अटैक्स रहेंगे जिससे ये लोग आपके फ़ोन में आ जाते, आपके कंप्यूटर में आ जाते। मगर ईरान के पास भी तो एक सिस्टम होगा, एक साइबर सिक्योरिटी होगा, मिलिट्री ऑपरेशन रहेगा। इतने जब हाईटेक इनके न्यूक्लियर अंडरग्राउंड बंकर्स है ईरान के पास, तो ये साइबर सिक्योरिटी पार तो होने नहीं देंगे।
मामला कहाँ पर है? मामला हमेशा अंदरूनी रहता है, ये चीज आप लोग याद रखें। जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आप कमांडर इन चीफ बने थे, आप सीधा जाके जेरूसलम फतेह नहीं कर लिए थे। आप तकरीबन 4 to 7 ईयर्स अंदरूनी स्पाइस को खत्म किए, फिर उसके बाद आप अपना सफर शुरू किए थे जेरूसलम फतेह करने के लिए, और आसानी से अल्लाह की मदद के साथ आपने जेरूसलम फतेह किया। तो सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को अपने ही अंदरूनी लोगों से। इतना स्पेसिफिक टारगेट ड्रोन और मिसाइल अटैक कैसा हो सकता है? वो जब ही हो सकता है जब कोई स्पाई आपका लोकेशन दे रहा है। अच्छा, आप लोग गौर करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के तो डायरेक्ट ट्वीट्स आ रहे हैं कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है, चाहे तो अभी मार सकते हैं मगर हम नहीं मार रहे। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर की बात कर रही है लोग। अगर आप देखें तो नेतन्याहू जो इजराइल का पीएम है वो भी यही बोल रहा था कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ है, और शायद ये वॉर जब भी खत्म होगी जब हम ईरान के सुप्रीम लीडर को मारेंगे। अच्छा, आप कई सारे पोस्ट वीडियोस देखेंगे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जिधर औरतों को बहुत ज्यादा ये लोग बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से बेहूदगी, बेपर्दगी, ईरानी बच्चियों को जुल्म किया जा रहा है। ये पूरे कुछ भी नहीं वेस्टर्न मीडिया के प्रॉक्सी सर्वर्स है। ताजुब सी बात यह है कि इनके वॉर के बीच में इंडिया अपने आप को घसीट रहा है। ये फुल सपोर्ट सर वाले अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो आज रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई इनका ना लेना ना देना है ये इस वॉर में, मगर अपने आप को चुप तो भी बीच में घसीट रहे हैं। शॉकिंग बात यह है, ANI पे रिपोर्ट देखने को मिला कि ईरान बस एलएच मोसाद लिंक्ड ड्रोन फैक्ट्री इन तेहरान। अब दो न्यूज़ देखेंगे, एक जगह कि ईरान भीख मांग रहा है नेगोशिएशंस के लिए, वॉर को ख़त्म करने के लिए और न्यूक्लियर डील को साइन करने के लिए। अगर आप मिडिल ईस्ट या खतरी न्यूज़ देखें तो वहाँ पे ईरान बोल रहा है कि हम जब तक वॉर नहीं रोकेंगे जब तक इसराइल बॉम्बार्डमेंट नहीं रोकेगा। अब इन दोनों के वॉर से क्या हो सकता है? शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की। वर्ल्ड वॉर 3 एकदम से नहीं होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 के छोटे छोटे स्टेप्स होने वाले हैं। एंड टाइम्स रहेगा लिटरली। ये अभी क्या है, ये स्पार्क्स है जो असल वॉर के करीब हम देखने वाले, जो असल वॉर्स हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं उसके स्पार्क्स है। अब क्या असर हो रहा है दुनिया में? ऑयल एनर्जी वगैरह देखे 7 से 14% बढ़ जाएगा, नेचुरल गैस 5 से 9% बढ़ जाएंगे, स्टॉक मार्केट अभी फुल फ्लक्चुएट होने वाला है। इंडिया अगर ईरान से अभी भी फ्यूल वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस है। जंग किसी और की, मगर नुकसान हमें हो सकता है। इंडिया की एक सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया ईरान से भी दोस्त है, इसराइल से भी दोस्त है, मगर जब दोनों में वॉर चल रही, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनके सर्विसेज, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ने का चांस है। देखो, मैं आप लोग को बोला ना, एक नेतन्याहू का इंटरव्यू है जिधर नेतन्याहू बोल रहा कि हमारा सबसे पहला टारगेट ईरान रहेगा और उसके बाद पाकिस्तान रहेगा। ये स्पेसिफिकली 2 नाम क्यों लिया? और वो बोला ये 2 इस्लामिक रेजिमेंट्स हैं जिनको हम खत्म करना चाहते हैं। ये दोनों स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम क्यों लिया? Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. आपको बताता हूँ कि ये जो यहूदी लोग हैं, ये ज़ायनिस्ट लोग हैं ना, ये लोग पहले ब्रिटेन के जरिए पूरी दुनिया पे रूल करे। आखिरकार जब इनको फ़लस्तीन में जगह मिल गई, उसके बाद वो आज बड़ा करके इसराइल बना के वहीं के फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद ये डी न्यूक्लियर के एग्रीमेंट्स बना रहे हैं। अब डी न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स क्या है? जो कंट्री के पास दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास तकरीबन 9600 से ज़्यादा एक्टिव वॉरहेड्स है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है। कि अगर कोई भी कंट्री, किसी का भी दिमाग बत्ती गुल हो गई या फिर गई, अगर उन्हें दूसरे कंट्री पर डाला तो ख़त्म, वो मैप में से हट जाता। आपके बच्चे फिर किताब में वो जगह के बारे में पढ़ते ही नहीं। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इजराइल फुल फॉर्म में पावर में आने से पहले और दुनिया को रूल जो ये लोग करना चाह रहे हैं उससे पहले जितने भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है ख़त्म करना चाह रहे हैं। इंडिया के पीछे भी ये लोग बहुत ज़्यादा पड़े थे कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, न्यूक्लियर पावर ना बनाए। मगर इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ दोस्ती अपनी जगह, मगर अंदरूनी मामले हमेशा इंडिया टाइट रखना चाहता। अब इसराइल का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अतराफ की कंट्रीज को तो ये वीक कर दिया। सीरिया में उठा के भाई वो बंदे को बिठा दिए। असद जैसा हरामी जो शख्स जिसको पूरे लोग गालियां दे रहे थे, वो रातों रात उन्होंने हेलीकॉप्टर लेके चले गए। फिर उसकी जगह पे दूसरा सीरियन हेड आता है और ये दूसरा सीरियन हेड बोलता है कि मैं इसराइल को अटैक नहीं करूंगा, मैं नॉर्मलाइज चीज़ें करूंगा, बात करूंगा और उसके बाद बिजनेस शुरू करूंगा। ये खुले आर्टिकल्स इसके आ चुके हैं। एक ज़माने में जब वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका बोलता था कि ये शख्स जो है बहुत बड़ा टेरर और इसको मार देना चाहिए, आज उसके ही तारीफ के हमें आर्टिकल्स और पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो भाई कुर्सी पर बैठते कि इसका पहला स्टेटमेंट था कि मैं इसराइल को हमला नहीं करूंगा। तो पपेट्स अतराफ बिठा लिए, इजिप्ट, जॉर्डन, सीसी, ये पूरे पपेट्स बढ़ गए। अब इसको मसला ईरान से है, उसके बाद इसको पाकिस्तान से रहने वाला है। कई सारे वीडियोस ट्विटर पे इनके इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट्स पे देखेंगे जिधर ये लोग बता रहे कि अब नेक्स्ट इनके मिसाइल्स जो आएंगे वो ईरान के बंकर्स के अंदर जो
न्यूक्लियर डेवलप हो रहा उसके ऊपर ये लोग मारेंगे। अब वो कितना सही है कितना गलत, क्योंकि कोई भी कंट्री आके बोलती तो नहीं कि भाई हमारे न्यूक्लियर यहाँ डेवलप हो रहा, बल्कि अब शौक बात ये दिखती है जब ईरान से सब कंट्रीज बात कर रही है, यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है, यूएसए बात कर रहा है, डीन्यूक्लियराइज पूरे देशों को वर्ल्ड में ये करने की कोशिश कर रहा है, तो सडनली इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर पे और उसके वॉरहेड्स पे मारना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उसको मालूम है कि टेबल टॉक से मामला नहीं होने वाला है हल। अब इंडिया इजराइल की दोस्ती आपको मालूम है वो मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन है। ईरान के साथ तकरीबन खाली 2024-2025 के दरमियान $2.1 बिलियन के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हुए आ रहे, तो दोनों के साथ इंडिया की दोस्ती है, तो मामले से दूर रहने वाला है इंडिया। अब जो ईरान मिसाइल्स यूज किया जो कि आयरन डोम को भी पास कर दिए, वो थे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसका नाम था हज क़ासिम, एक नए किस्म के बनाए हुए मिसाइल्स नेम आफ्टर द लीडर क़ासिम सुलेमानी। इन्होंने ड्रोन अटैक्स के साथ पेफ क्रूज मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है और जिसका टारगेट एक्यूरेट है। नो डाउट ये जो रिटेलिएशन ईरान का था वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव था अगर इनके पुराने अटैक से कंपेयर करें हम। अच्छा, अब हम असल बात पे आते हैं। जब आप एक कंट्री को हमला नहीं कर सक रहे, आप बाहर से अटैक नहीं कर सक रहे, तो आप क्या करते? आप अंदरूनी मामले तैयार करते, अंदर से आप खोखला करते ताकि वो डाउनफॉल अंदर से हो। फॉर एग्जाम्पल नेतन्याहू उसके स्पीचेस में बोलते रहता है ये स्लोगन जन जिंदगी आज़ादी, मतलब विमेन लाइफ एंड फ्रीडम। ईरान में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये लोग इस्लामिक रेजिम के खिलाफ लाना चाहते हैं। वो कैसा? औरतों को फ्रीडम मिलना। औरतें वहाँ पे जुल्म में जी रहे हैं, औरतों की फ्रीडम नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, औरतों को जो ऐसा रखना चाहिए जैसा दुनिया में उन्हें फ्लोरिश होना चाहिए, ईरान करने नहीं दे रहा, वहाँ के सुप्रीम लीडर्स करने नहीं दे रहे। यहाँ पे औरतों की आवाज़ को दबाया जा रहा। और इसके बाद जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है पूरे दुनिया में वो लोग आके हाय हाय शुरू कर देते ईरान के खिलाफ। ये सेम टैक्टिक्स ये लोग अफगानिस्तान पे इस्तेमाल कर रहे थे। अफगानिस्तान में औरतों के साथ ऐसा रहता वैसा रहता। आज जब अफगानिस्तान पूरे कंट्री से लड़ लिया, सब रिट्रीट हो गए, अफगानिस्तान के औरतों के बारे में कोई कुछ बोल रहा नहीं, तालिबान वहाँ पे रूल कर ले रहा, सब कंट्रीज अब नॉर्मल फ्रेंडली टाइज भी मेंटेन कर लिए, मतलब वहाँ पे मकसद खत्म, उसके खिलाफ बातें खत्म। क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, देखो अगर कोई मुल्क को गिराना चाहते हो वहां के जवान लोगों में बेहूदगी फैला दो। सबसे बड़ा 1979 में एक रेवोल्यूशन आया था और ये औरतें रखे थे शाह के खिलाफ। 2009 में ग्रीन मूवमेंट के नाम से हुआ था, जिधर औरतों का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल कर रहे थे लोग कि औरतें पब्लिक में अपना हिजाब निकाल कर फेंक रहे हैं। महसा आमिनी का प्रोटेस्ट जो कि सबसे ज्यादा ये इजराइल और वेस्टर्न मीडिया उछाली थी, जिसके बाद ये लिटरली पूरे लीडर्स के खिलाफ आर्टिकल छाप रहे थे और डीथ्रोन करने की कोशिश कर रहे थे। तो औरतों के प्रोटेस्ट को ये वेस्टर्नाइज मीडिया ईरान के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे और अंदरूनी मामला इनका वीक करना चाह रहे। अगर आप देखें तो जो ऑटोमन एम्पायर था वहां पे अंदरूनी यंग टर्क्स जो थे वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे सुल्तान अब्दुल हमीद II के आगे। उसके बाद अंदरूनी मामला वीक कर रहे थे, बाहर की तरफ से इनके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रोक रहे थे, इनके बिजनेस पे अटैक कर रहे थे, रेलवेज जो थे वो तोड़ रहे थे और बाहर इनके जितने भी दोस्त थे उन सब में फसाद ये लगा दिए थे। मैं कई सारे वीडियोस बनाया हुआ हूँ ऑटोमन्स के ऊपर, ये अरब रिजीम्स के ऊपर, ये साइक्स पिकॉट का क्या एग्रीमेंट था, ब्रिटेन उन लोगों का कैसा रूल कर रहे थे, उनके दरमियान और ऑटोमन्स के बीच में क्या है, टर्की रूल कैसा था, तमाम ये वीडियोस आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट है द वर्ल्ड एजेंडा पॉलिटिक्स बोलकर, वो लिस्ट के अंदर आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाते जो जिनके बारे में मैं अभी नाम ले रहा था। और ये बात ईरान को भी पता है क्योंकि ईरान उसके स्पीचेस में आके ये भी बोला था कि ज़ायनिस्ट और वेस्टर्न इंटेलिजेंस फेमिनिज्म को एक हथियार के वैसा इस्तेमाल कर रहा है और इस्लामिक आइडेंटिटी को ये तोड़ना जा रहा है। जब ये आदमी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये विमेन प्रोटेस्टर्स को इस्तेमाल करके एक ताकत का जरिया बताने की कोशिश कर रहा है और ये मीडिया में उछाल के हमारी तरफ ग्लोबली एक नफरत फैला रहा है। ये सेम चीज एग्जैक्ट मालूम अफगानिस्तान में ये लोग कह रहे थे कि अफगानी औरतों का जुल्म हो रहा, अफगानी औरतें पीछे जा रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही, उनके साथ गैर गलत हरकत हो रही, उनको पर्दे में रख के मार दिया जा रहा, ऐसा वैसा। अच्छा, ये सेम चीज जाके ये लोग यूएई या सऊदी अरब में नहीं बोलते, वहां भी पूरा कवरिंग में रहते। अच्छा, आपको बता दूं 2006 में अर्दशर हुसैनपुर था, उसको ये लोग मारे थे। 2010 में माजिद शररी को ये लोग एक मैग्नेटिक बॉम्ब से उड़ाए थे। फरीदुन अब्बासी को भी ये लोग अटेम्प्ट कर रहे थे मगर फेल हो गए थे। दरुश नामी एक शख्स को ये लोग थीसिस वर्क पे जो काम कर रहा था ईरान के न्यूक्लियर पे उसे मारे। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को मारे एक मैग्नेटिक बॉम्ब से। मोहसिन फखरीजाद को ये लोग 2020 में मारे रिमोट कंट्रोल मशीन गन से। ये तमाम वो असैसिनेशंस है उन लोगों के जो न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे थे ईरान में। ये ईरान को न्यूक्लियर के साथ पावरफुल होते हुए देखना ही नहीं चाह रहे। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं रहता तो इनको कोई मसला नहीं रहता था। सिर्फ ईरान के पास न्यूक्लियर रहने की वजह से इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर यूएस
उसके एयर बेसिस इस्तेमाल किया, अगर यूएस ये मामले में इंटरवीन किया, तो आप जब समझ जाओ कि प्रॉक्सी वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में 101% शुरू हो जाने वाला है। बस ट्रम्प सीट पे बैठने के बाद पुतिन खामोश है। अगर वापस जो बाइडेन आ जाता तो रशिया का पुतिन 101% ये बड़े वॉर में उतर गया था अभी तक। तो स्पीचेस देखिए आप लोग, जैन आज़ादी जिंदगी, ये कौन? इजराइल का पीएम बोल रहा। फिर बोल रहा है ईरान के बाद अगर सबसे बड़ा हमारे को इस्लाम रजीम से प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान की बात करा। अब पाकिस्तान को ये डायरेक्ट हमला नहीं करा, पाकिस्तान के साथ ये क्या करेगा वो पहचाना आप लोग। पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं कर रहा इसराइल। तो दोस्तों होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे जैसा नया पॉलिटिकल एजेंडा बनते रहेंगे, हम आपके आगे रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमें सपोर्ट बताते रहे। हमारे मीडिया चैनल को सपोर्ट करें, हमारे टीम को सपोर्ट करें सुपर चैट के ज़रिए, यूपी अकाउंट्स के ज़रिए और चैनल मेंबर बनने के ज़रिए। फिर आऊँगे जल्द नए नए वीडियोज़ के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, और शेयर ज़रूर करना। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।